So, good afternoon, everyone. Now, the last of the times we had been discussing again the basics of the tax and the basics of the law. तो अभी तक देखिए हमारे डिस्कशन में बहुत सारी एलिमेंट्री बातें हमने कही कि लॉ क्या होता है, क्यों होता है, और टैक्स भी एक कानून होता है, टैक्स की ज़रूरत क्यों होती है सरकार को, ऐसी सब बातें अपन ने की। फिर ये भी देखा कि देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज टैक्स हेवंस। कोई देश टैक्स हेवन क्यों बन जाता है। देन वी हैड अ डिस्कशन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, वेयर द levy and the burden is on the same person, it's a direct tax, and where the levy and burden is on different person, it's an indirect tax. तो ये भी अपन ने बात किया, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स मेरी ही जेब से जाएगा और टैक्स मुझे ही भरना है, तो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी में टैक्स मेरी जेब से जाएगा और उसे कलेक्ट करके भरने की जिम्मेदारी दुकानदार की होती है, सेलर की होती है। दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात किया, और ये भी देखा हमने एक इंपॉर्टेंट चीज कि ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। हालांकि व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव ये डिस्कशन अपना एज सच बचा था। फिर हमने ये बात किया कि लॉ के कुछ सिस्टम्स होते हैं दुनिया भर में। सो वी हैव सम कंट्रीज विच स्टिल हैव कॉमन लॉ सिस्टम, जहां पर लॉ कॉमन सेंस और लॉजिक पर चलता है, और दुनिया के अधिकतर देश सिविल लॉ सोसाइटीज होती है जहां पर लॉ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है। तो लॉ में जो लिखा है उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। कोर्ट को, अदालत को, जज को या किसी भी व्यक्ति को कोई डिस्क्रिशन ज्यादा है नहीं, जो लिखा है वही कानून है, उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। सो बेसिकली सिविल कोडिफाइड सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम इज अ बेटर सिस्टम, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहता जो है लॉ में लिखा हुआ है। इंडिया में भी हमने अंग्रेजों के समय कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ अडॉप्ट किया, उन्होंने भी तभी किया एक्चुअली। मैंने बताया था 1800 से कहीं से वो लॉ इवॉल्व होना चालू हुआ, कोडिफाइड सिस्टम। 1804 में देयर वाज अ कॉमन सिविल कोड विच वाज रिटन। उसके बाद से रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ इवॉल्व हुआ। दुनिया भर के सभी देशों में धीरे धीरे कोडिफाइड सिस्टम फॉलो होने लग गया। तो हमारे देश में भी वी हैव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम एज ऑन डेट। उसके बाद हमने ये देखा कि लॉ कैसे बनता है। तो उसकी बात हमने कुछ ऐसी की कि पहले एक बिल आता है, बिल पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसको पास करते हैं, एंड द बिल बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट। ऐसे हर एक्ट आता है। इनकम टैक्स का एक्ट भी ऐसे ही आया था 1961 में। तो इनकम टैक्स बिल आया था, वो बिल पार्लियामेंट में रखा गया था, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको पास किया था, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली उसको असेंट दिया था, प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया था। वंस द प्रेसिडेंट साइंड इट, इट बिकेम एन एक्ट। इसी प्रकार से हमारे देश में सारे कानून बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है मोटा मोटा वो भी ऐसे ही बनते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में बिल रखा जाता है, दोनों हाउसेस पास करते हैं, गवर्नर साइन करते हैं, एंड इट बिकेम्स अ स्टेट एक्ट। तो ऐसे ही अपने यहाँ पर कानून का बनाने का सिस्टम है। अब उसके बाद अगली बात ये आई कि ठीक है कानून तो ऐसे बनता है, पर क्या किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बन सकता है? उनके मन में आ गया, उनने लॉ बनाया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उसकी भी कोई लिस्ट होनी चाहिए कि इन्हीं सब्जेक्ट्स पर लॉ बन सकता है। हमारे संविधान लिखने वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने डेफिनेटली ये सब एस्पेक्ट को सोचा, और उन्होंने लिखा कि केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स पर लॉ बन सकता है। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक पूरा एक चैप्टर उन्होंने लिखा, और इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि केवल इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बन सकता है। बेसिकली आर्टिकल 245 246 ये कहते हैं
कि उन सब्जेक्ट पर लॉ बन सकता है जो इनकम टैक्स एक्ट के 7th शेड्यूल में दिए गए हैं, आर गिवन इन दी 7th शेड्यूल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th शेड्यूल में दिए हैं, केवल उन सब्जेक्ट पर लॉ बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में आते हैं वो सब्जेक्ट्स जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यूनियन ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट। और लिस्ट 3 में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब अपना जो कोर्स है सीए कोर्स, क्योंकि वो ऑल इंडिया कोर्स है, इसलिए हमको केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, वही लॉ बताए जाते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट में दिए गए हैं बहुत सारे पॉइंट जिनको हम लोग कहते हैं एंट्रीज। ये देखो, हर चीज का एक नॉमेनक्लेचर होता है, बोलने का तरीका होता है। जैसे हमने कहा आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट को हम आर्टिकल बोलते हैं, एक्ट के पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो अनेक्जर दिए हैं या किसी भी एक्ट के पीछे जो अनेक्जर दिए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल, एक स्टैंडर्डाइजेशन है उनका। फिर शेड्यूल में जो है वो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, और लिस्ट में जो पॉइंट्स दिए उनको हम लोग कहते हैं एंट्रीज। हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट। अब एंट्री 97 है टोटल, मतलब अपन मोटा मोटा कह दे 97 सब्जेक्ट है जिन पर लॉ बन सकता है। उसमें से 1, 2, 3, 4 ऐसी 80 एंट्री तो जो है वो जनरल है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप, कंपनी, 50 हजारों सब्जेक्ट होंगे, वो पहले 80 पॉइंट में शायद उनके आ जाते होंगे। 81 से लेके 96 तक आती हैं टैक्स रिलेटेड एंट्रीज। तो यहाँ पर वो जो भी एंट्रीज दी गई हैं उसमें टैक्स से संबंधित टॉपिक से इन पे कानून बन सकता है, जैसे कस्टम्स, एक्साइज, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। तो इसमें से एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, जिसमें दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ऑन इनकम। उन्होंने नाम दिया है दे कैन लेवी टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। कल मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, अगर वो चाहें तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उसमें दिया हुआ है ये कि दे कैन लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हालांकि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जनरली स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं करती है, एक आध स्टेट गवर्नमेंट होंगी जो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करती होंगी। एज सच स्टेट गवर्नमेंट्स डोंट टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां तक बात हो गई थी। एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूं कि एंट्री 1 से 96 में तो उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। एंट्री 97 एक बहुत स्पेशल एंट्री है, वो हालांकि अपने काम की नहीं है, अपने डायरेक्ट डिस्कशन में काम की नहीं है, पर उसको समझ लेना चाहिए। उस एंट्री की खासियत ये है कि वो एक रेसिड्यूअरी क्लॉज है, रेसिड्यूअरी क्लॉज। उसमें उन्होंने बेसिकली क्या लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम वी कैन मेक लॉ ऑन एनी अदर सब्जेक्ट। पहले तो उन्होंने बताया कंपनी पे लॉ, पार्टनरशिप पे लॉ, इनकम पे टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स। अब उनको लगा और क्या लिखें, तो उन्होंने आखिरी में लिख दिया एक्सेट्रा, एनी अदर लॉ। जो हमारी इच्छा हो जाएगी उस पर हम कानून बना देंगे, ठीक है। तो कल जो अपन मजाक में कह रहे थे कि हैप्पीनेस टैक्स वो लगा दें, सांस लेने पे टैक्स लगा दें, लगा सकते वो। किस एंट्री के अंतर्गत? 97। इसमें उनको पावर है, जो मन में आए उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके भी एक रिजर्वेशन है कि ये फंडामेंटल राइट्स को खत्म ना करे, ऐसे सब जो संविधान में बाकी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल असंविधानिक, कि हमारी जिसको इच्छा है गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी लॉ बना सकते हैं ऑब्वियसली।
तो ये जो एंट्री 97 है जिसमें उनको एनी अदर पावर है, ये पावर भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए एक्चुअली। ये एक छोटी सी बात है, बाकी यस, सो दे कैन मेक एनी अदर लॉ। तो कल मैंने आपको फाइनली ये बता दिया कि देखिए लॉ कौन कौन से सब्जेक्ट पर बन सकता है और लॉ जो बनता है वो कैसे बनता है। ये दो बातें मैंने आपको फाइनली बता दी। अब इनकम टैक्स की हम बात करें तो हमारे संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकते थे, और इसी पावर के अंतर्गत उन्होंने इनकम पर टैक्स लगाया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिख के, इनकम टैक्स एक्ट लिखा जा सकता था। ये पावर कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो अब अपन इमेजिन करते हैं 1961 में, उस समय थोड़ा सा आप सोचो तो कैसा हुआ होगा। बातें चली होगी कि इनकम टैक्स का कानून लाना है अपने को। हो सकता है पहले से कोई कानून हो, उस कानून को खत्म करके नया कानून लाना है। तो एक पूरा इनकम टैक्स का ड्राफ्ट बिल बनाया गया होगा। इनकम टैक्स एक्ट का इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में रखा गया होगा। वो बिल जब पार्लियामेंट में रखा गया होगा तो उस पर डिस्कशन हुए होंगे। दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा ने उनको पास किया होगा और प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दिया होगा। ये सब हुआ था जेन्युइनली, और 24 सितंबर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बन गया था। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट साइंड इट ऑन 24 सितंबर 1961। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं जस्ट टू इमेजिन कि देखो ये प्रोसेस हुई थी और फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था। सो इट बिकेम इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उन्होंने सेक्शंस लिखे होंगे, क्योंकि अपन तो कानून पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शंस लिखे होंगे। अभी जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, 50-60 सेक्शंस थे, है ना। पार्टनरशिप पढ़ा, उसमें भी 60-70 सेक्शंस होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधा पढ़ा था, 75 सेक्शन या कितने आपने फाउंडेशन में पढ़े, अब आगे और पढ़ोगे आप। तो लाइक वाइज इनकम टैक्स एक्ट जब लिखा गया होगा तो उसमें भी सेक्शंस होंगे। तो उन्होंने लिखा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, लिखते गए। बहुत सारी बातें लिखनी थी, बहुत बड़ा कानून था इनकम टैक्स का। इट अफेक्ट्स एवरीवन, टैक्स लेने का कानून था। तो इसमें उन्होंने लिखे 298 सेक्शंस लिख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया इनकम टैक्स का सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स साथ में चलता है। तो इकोनॉमी तो चेंज हो गई 6 महीने में, 3 महीने में इकोनॉमी चेंज हो जाती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, पॉलिसी चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इनकम टैक्स साथ में चलते हैं। तो समय के साथ उनको इनकम टैक्स में चेंजेस करने पड़े। 60 साल हो गए अभी इनकम टैक्स को, 1961 में आया था, 2021 निकल गया, तो इट्स मोर देन 60 इयर्स ओल्ड। ये बहुत बुजुर्ग पुराना सब्जेक्ट है अपना। तो अभी क्या हुआ कि 60 साल से ऊपर हो गए, समय के साथ चेंजेस करते गए। 60 साल में 6000 से ज्यादा चेंजेस कर दिए। इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए कि ओरिजिनल लॉ जो लिखा गया था वो कुछ और ही था, अभी जो लॉ है वो कुछ और ही। और हर बजट में 100 से ज्यादा सेक्शन बदल देते। हर साल बजट आता है, अभी भी आया था, तो सेक्शन बदल देते हैं बहुत सारे। सो इनकम टैक्स का लॉ बहुत चेंज होता है, कई सेक्शन डिलीट हो जाते हैं, कई सेक्शन ऐड हो जाते हैं, कई सेक्शन में नए सब सेक्शन आ जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। तो अगर अपन सोचे आज की तारीख में इनकम टैक्स में कितने सेक्शन हैं, तो आज की तारीख में नंबर तो 1 से 298 है, पर बीच बीच में सेक्शन ऐड हो गए, डिलीट हो गए। आपको पता है सेक्शन ऐड कैसे होते हैं? जैसे सेक्शन 80 और 81 दो सेक्शन है, अब इसके बीच में उनको एक सेक्शन ऐड करना है, तो क्या करेंगे? 80A सेक्शन ऐड करेंगे। सब सेक्शन नहीं, सब सेक्शन तो 80 का पार्ट होगा, सब सेक्शन 1 2। अगर उनको 80 और 81 के बीच में ऐड करना है तो 80 कैपिटल ए, दैट इज अ सेक्शन।
कई लोग सोचते हैं 80 कैपिटल है मतलब 80 सब सेक्शन ए है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 80 है अपने आप में एक सेक्शन नंबर है, ठीक है। फिर एक और ऐड करना है तो क्या करेंगे, 80B, फिर और ऐड करना है तो 80C, 80D, 80E, F, G, H, X, Y, Z, फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC, ZD कर देंगे वो, ZZ, फिर ZZA, ZZB कर देंगे। अब C और D के बीच में ऐड करना है, वो लोग यही सही जगह है, यहाँ ऐड करना है, क्या करें, ऐसा होता है उनके दिमाग में, यहीं ऐड करेंगे, ये सबसे प्रॉपर जगह, एक सिस्टमैटिक चीज है। तो वो कर देंगे 80CA, CB, CC, CD, फिर CCA, CCB, ऐसे करते जाते हैं। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन आते गए। अभी आप पढ़ोगे सेक्शन 115B, BB, BBB, BBA, BBC, BBD, BAB, BAC, BAD की अलग ही सीरीज चलती है, ठीक है। तो एक्चुअली आज की तारीख में देखा जाए तो इनकम टैक्स में 750 सेक्शन से भी ज्यादा है जो आज भी एप्लीकेबल है। कोई के मन में आता है कि सर हमको इनकम टैक्स पढ़ना है, और आपने बताया अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सीए इंटर में भी है, फाइनल में 100-200 नंबर का है। सीए बनने के बाद सीए की पहचान इनकम टैक्स और उससे ही होती है, टैक्स से ही होती है, कि कहीं भी मिल गया कोई शादी में मैयत में, कल का एग्जांपल याद हो तो इनकम टैक्स पूछने लगता है, वो टैक्स पूछने लगता है। तो अपने को टैक्स अच्छे से आना चाहिए, कोई शादी में अकाउंटिंग एंट्री नहीं पूछेगा, यही मैंने कल कहा था। तो टैक्स अच्छे से पढ़ना है सर, अच्छे से पढ़ना है, 750 ही तो सेक्शन है, पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्ट तो लिख दिया गया, पर एक्ट में सब कुछ लिखा जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है, कई चीजें समय के साथ बदलनी रहती है रेगुलरली। एक्ट में अगर कुछ लिख दिया तो एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको बदलना है तो पार्लियामेंट ही उसको चेंज कर सकती है। अमेंडमेंट लाना है अगर एक्ट में तो पार्लियामेंट उसको पास करेगी। पार्लियामेंट से सब चीजें पास कराने में मुश्किलें आती है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, फिर वहां सेशन चलता है तो झगड़े होते हैं, बातें दूसरी चलती है, कल मैंने बताई थी। तो वहां इतना आसान नहीं होता है लॉ पास कराना। तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी पावर को, पावर क्या है पार्लियामेंट की, लॉ बनाने का पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर को डेलीगेट कर देती, इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट डेलीगेट्स इट। तो एक्ट में लिख देते हैं कि ऐसा किया जाएगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने लिख दिया कि मान लो इनकम टैक्स में आपको अपनी तरफ से हिसाब देना है कि आपकी कितनी इनकम में क्या टैक्स बनता है, ये हिसाब दोगे इन द फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये हिसाब कब तक दोगे, अप टू द डेट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये फॉर्म जो आप भरोगे हिसाब देने का, जिसको अच्छी भाषा में अपन कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है कब तक, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। किस फॉर्म में, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या पर्टिकुलर्स देने उसमें, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ऐसे कई चीजों में वो लिख देते हैं कि दिस विल बी प्रिस्क्राइब्ड सब्सिक्वेंटली। और प्रिस्क्राइब कौन करता है, एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी करती है। इनकम टैक्स में एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उनकी अथॉरिटी है, जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है। इसको अपन पढ़ेंगे, अलग से बात इसकी करेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अथॉरिटी है, वो प्रिस्क्राइब करती है। वो प्रिस्क्राइब कहां करती है, वो अपने रूल्स बनाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने कई जगह, कम से कम 500 जगह लिखा है दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और आखिरी में जाके लिख दिया प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। तो बेसिकली दे गिव रूल्स, और रूल्स में ये चीजें प्रिस्क्राइब कर, ठीक बात है। अब इनकम टैक्स एक्ट तो लिख दिया गया,
जो चीजें प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए उसके लिए रूल्स बनने चाहिए, उन्होंने बनाए इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स लिखे गए 1962 में। एक्ट लिखा गया 1961 में, उसमें लिख दिया दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों के लिए लिख दिया गया दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उन सब चीजों के लिए रूल्स बनाए। रूल्स किसने बनाए? सीबीडीटी ने। अब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद कह दिया रूल्स कौन बनाएगा? सीबीडीटी। तो रूल्स बना दिए सीबीडीटी ने। सीबीडीटी ने जब रूल्स बनाए तो करीबन 150 रूल्स बनाए। नंबर दिया रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, 150 रूल्स बनाए। ठीक है, हो गया। जब एक्ट ही चेंज हो गया समय के साथ तो रूल्स भी बदलने पड़ेंगे। समय के साथ पिछले 60 सालों में हजारों बार एक्ट और रूल्स बदले गए। और और अभी भी 150 ही नंबर होगा रूल्स का, 1 से 150। पर समय के साथ कुछ रूल ऐड हो गए, कुछ रूल डिलीट हो गए। वहां भी ऐसे ही हुआ कि रूल 11 और 12 के बीच में रूल देना है तो क्या करें? रूल 11 ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर यू के बाद देना है वी के पहले, तो यू ए यू बी यू सी यू डी, फिर यू ए वी यू ए सी, ऐसे बहुत सारे रूल्स दे दिए। और करीब करीब आज अगर हम जेन्युइनली सोचे तो इनकम टैक्स में 450 रूल्स तो हों कम से कम। तो आज रेलेवेंट है। कुछ तो ऐसे होंगे जो रेलेवेंट ही नहीं बचे, जब एक्ट का वो सेक्शन ही डिलीट हो गया तो रूल भी रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट जो होंगे करीब करीब 450 रूल्स होंगे। अपना बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, टैक्स इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। इसमें मतलब इनकम टैक्स बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, केवल 750 सेक्शन है। अगर पेजेस में आप देखो तो केवल 1000 पेज का कंटेंट होगा, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, कोई कहता है इनकम टैक्स पढ़ना है, पढ़ो, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। केवल 750 सेक्शंस 1000 पेजेस में होंगे, रूल होंगे 450 केवल। वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं, रूल्स में ज्यादा होता है, फॉर्म वॉर्म भी होते हैं अटैच। 1200 पेज का कंटेंट होगा, ज्यादा है ही नहीं अपने। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ कि समय के साथ इनकम टैक्स एक्ट एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अ, जब आप पढ़ोगे यू विल अप्रिशिएट हाउ इट इज। एंड इनकम टैक्स इज वेरी टेक्निकल लॉ एक्चुअली, क्योंकि क्या है, अपनी जेब से पैसा जाता है, इससे टैक्स भरना है। तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है मैं नहीं भरूंगा टैक्स, मैं क्यों दूंगा टैक्स, मेरे को नहीं देना टैक्स। गवर्नमेंट के मन में होता है हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना है। टैक्स पेयर के मन में होता है मेरे को कम से कम टैक्स देना है। तो यहाँ पे कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में। इन डिस्प्यूट्स को कई बार सीबीडीटी क्लेरिफाई करती है। सीबीडीटी वही नाम जो अभी अपन ने लिया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स में होती है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में होती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आप पढ़ोगे वहां पे, आप पढ़ोगे जीएसटी में सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि सीबीडीटी जो है वो समय समय पर क्लेरिफिकेशंस देती है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय हो गई 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर पे ओमेरिकॉन कौन सा वो था, क्या आ गया था, वो आ गया। ठीक है, तो उनने कहा नहीं नहीं नहीं, रिटर्न कैसे भरेंगे लोग, सब लोगों में हल्ला मचाना चालू कर दिया, साहब हम कैसे भरेंगे, सीए के यहाँ गए, उनके सारे आर्टिकल को कोरोना होगा, नहीं भर पाएंगे साहब, हम तो नहीं भर पाएंगे, सीए खुद खांस रहा था, हमको तो नहीं, डर लगता है साहब, तो हम नहीं भर पाएंगे रिटर्न। तो क्या करें, सीबीडीटी ने क्लेरिफाई कर दिया कि ठीक है तारीख बढ़ा दो। तो दे इशू क्लेरिफिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ circulars and notifications. Sometimes they call it as circulars, sometimes they call it as
notifications. So in the form of circulars and notifications, CBDT समय समय पर clarifications देती रहती है ताकि कोई dispute ना हो टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि लोगों को चीजें क्लेरिफाई करके वो बता सकें समय समय पर। मतलब आप मान के चलो साल में बहुत सारे सर्कुलर्स आते रहते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, हर दूसरे चौथे दिन कुछ आ जाता है सीबीडीटी की तरफ से, एक क्लेरिफिकेशन आ जाता है। किसी इतनी बड़ी एक्ट है, इतने पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट को लेके सर्कुलर क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ जाता है। इनकम टैक्स में हजारों सर्कुलर आए। आज अगर अपन सोचे तो आज भी कम से कम 10 से 12 हजार सर्कुलर होंगे जो रेलेवेंट है। केवल 10 से 12 हजार सर्कुलर होंगे जो रेलेवेंट है। और अगर मान लो एक सर्कुलर 1 पेज का है, कुछ सर्कुलर तो बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, एवरेज कर लो तो 10 से 12 हजार पेज। अपन हायर साइड पे ही ले लेते, चलो 12 हजार पेज होंगे जो अपने को पढ़ना है। किसी ने सोचा सीए इंटर कर रहे हैं सर, ऐसा पढ़ लो कि फाइनल में पढ़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, 12 हजार पेज के सर्कुलर है, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। फिर मैंने बताया टैक्स पेयर चाहता है कम से कम टैक्स दूं, टैक्स कलेक्टर चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लूं, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। बहुत कॉमन है इनकम टैक्स में। टैक्स पेयर कहता है नहीं नहीं मेरे को तो टैक्स लगेगा ही नहीं, जैसे मैं हूं, मैंने कह दिया मेरे को क्यों इनकम टैक्स लगना चाहिए, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूं, नहीं नहीं मेरे को इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं देखो बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई एम डूइंग चैरिटी एक्चुअली, सो मेरे को टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट का कहना है भाई तेरे को तो टैक्स देना पड़ेगा। हम में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में। कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आते हैं। फिर इस कानून, क्योंकि लॉ है ये तो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, तो कहते हैं इस लॉ के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से ये होगा, इस सेक्शन में ऐसा लिखा है इसलिए हमको टैक्स देना पड़ेगा, या इसलिए एग्जम्पशन मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो मेरे केस में फैसला आया वो एक प्रिंसिपल बन जाता है। हमारे संविधान में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट देते हैं, उनका फैसला सुनाते हैं, वो भी एक कानून बन जाता है। द लॉ लेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में कुछ कह दिया तो वही एक देश का कानून बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कई फैसले आते रहते हैं, और वो जो फैसले आते हैं वो भी एक प्रिंसिपल, एक जजमेंट, एक प्रेसिडेंस बन जाते हैं, हमको लागू करने पड़ते हैं वो। इनकम टैक्स में बहुत लिटिगेशन हुआ सालों में, पिछले 60 सालों में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुआ, और मेरे ख्याल से करीब करीब 6 लाख केसेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई और कोर्ट्स जो होती है इनकम टैक्स की, उनने सुनाए होंगे, जो हमको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़े बिना इनकम टैक्स अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल दे दिए इतने सारे डिस्प्यूट्स पे, ज्यादा नहीं है, मान लेते हैं 6 लाख ही है, बस 6 लाख केसेस पढ़ लो अच्छे से तो आपको इनकम टैक्स समझ आ जाएगा कि हाँ ये है, यही तो है, समझ आ जाएगा एकदम। कोई भी प्रोविजन पढ़ा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो। तो मात्र 6 लाख केसेस है, एक केस 10 पेज का समझो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसला सुनाते हैं तो मतलब लिखते हैं बहुत सारी चीजें, रीजनिंग देते हैं, इसलिए ऐसा फैसला दे रहे हैं। तो वो जो रीजनिंग है वो सब पढ़ के मान लो 10 पेज पर केस तो 60 लाख, केवल 60 लाख पेजेस के ही तो जजमेंट है। बहुत सिंपल है इनकम टैक्स। ये सब पढ़ के आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि आज जो इनकम टैक्स है वो क्या है। पर इनकम टैक्स में जब आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाओगे, देन विल बी सीए, तो क्लाइंट आपके पास ये थोड़ी समझने आएगा कि आज इनकम टैक्स क्या है। क्लाइंट आपसे ये समझने आएगा कि जो इनकम टैक्स है आज का,
उससे कैसे बचे। अगर आप यही क्लाइंट का आया, अपन ने कह दिया अरे इनकम टैक्स में टैक्स बनता है तुमको भरो, भाग जाएगा वो। उसका कहना है फिर आपकी जरूरत क्या हो, तो मेरे को ही पता है, इतने साल से मैं ही भर रहा हूँ टैक्स। आप ये बताओ कि रास्ता क्या है इससे बचने का। दैट इज, आपने सुना हो एक शब्द टैक्स प्लानिंग, तो ही विल कम टू यू फॉर सम सॉर्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो आपको पहले ये सारा इनकम टैक्स पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके बाद अपने क्लाइंट को इसमें से कुछ निकाल के देना है कि देखो ऐसा कर लोगे तो टैक्स बच जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन। इसके बियॉन्ड जाके चीज होती है। तो अब किसी ने कहा कि साहब हमको इनकम टैक्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल, ये है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड केस लॉस जजमेंट्स। ये पढ़ लिया तो इनकम टैक्स आ जाएगा। अब डेफिनेटली एक किसी के मन में सवाल चल रहा होगा, अच्छा इतना है, मतलब 61 लाख पेजेस का कंटेंट इतना है क्या? सीए इंटर में सब कुछ है क्या? ये हो सकता है क्या? क्या इतना सब कंटेंट सीए इंटर में हो सकता है? नहीं है। तो सीए इंटर में क्या है सर, ये बता दो आप, हमको क्या पढ़ना है? ये तो ठीक है जो है, हमारे लिए क्या है, व्हाट इज फॉर अस इन सीए इंटर? सो फॉर यू एक्चुअली you have to study around 100 sections of the income tax act। तो एक्ट के 750 सेक्शंस में से केवल 100 सेक्शन आपको पढ़ने, ठीक है। रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स हैं कितने, 450। उसमें से गिनती के 8-10 रूल्स आपको पढ़, वो भी ज्यादा ही बता रहा हूं, इतने भी नहीं पढ़ने। सर्कुलर हैं 12,000, अपने को पढ़ने 8-10 सर्कुलर। केस लॉ है 6 लाख, अपने को जो है इंटर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक भी केस लॉ नहीं। मैं अपनी तरफ से 2-4-10 केस आपको बताऊंगा, क्योंकि वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो केस लॉ आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। एज सच आईसीआई रिकमेंड्स की कोई केस आपके कोर्स में नहीं है। बस ये है सीए इंटर, सिंपल एकदम, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है। 200 पेज में मैंने उसको समेट दिया है अपने नोट्स में। तो ये सारी बातें 200 पेज आपको पढ़ना है, प्लस 200 पेज का जो कंटेंट है उस पर आपको क्वेश्चंस वोश्चंस कर लोगे। दैट इज इट, ज्यादा है ही नहीं, एकदम सिंपल है। अच्छा सर ठीक है, ये तो समझ आ गया। फाइनल में ये सब है क्या? फाइनल भी तो देनी है आगे, ठीक है। इंटर में तो आपने पढ़ा दिया, फाइनल में क्या ये सब पढ़ना पड़ेगा? फाइनल तो मतलब फाइनल है, ये पढ़ के फिर सीए ही बनेंगे, सीए बन के तो फिर सब कुछ आना चाहिए। तो क्या फाइनल में ये सब कुछ है? नो, फाइनल में भी इतना सब नहीं है। फाइनल में अगर आप सोचोगे तो इन दी सीए फाइनल आपको 750 सेक्शन पूरे हैं, सेक्शन है 750, वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। रूल्स की बात करें तो रूल्स 450 में से वहां भी आपको 15-20 से ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने। सर्कुलर करीबन 100 सर्कुलर पढ़ने, और केस लॉ करीबन 500 पढ़ने, 500 पढ़ने पड़ेंगे, इतना आपको पढ़ना है। फाइनल में कंटेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटर से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं एक्चुअली हमेशा ऐसा कहता हूं कि सीए इंटर में आप एक्चुअली नर्सरी में हो, जीवन में पहली बार आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हम नर्सरी में बेसिकली स्कूल जाते थे, नर्सरी राइम्स ABCD आ ई वॉट एवर, पहली बार था, पहली बार पढ़ा नर्सरी में थे। ऐसे इनकम टैक्स की आप नर्सरी में हो, तो अभी आपको बहुत सिंपल इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, आपको सिंपल पढ़ना है, अपने आप में कॉम्प्लिकेट मत कर लेना, ठीक है। कई बार इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो मन में बहुत सवाल आते हैं, अच्छा सर ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। सबका जवाब है, अपने लिए है कि नहीं वो देख लेना। सब चीजों का जवाब लॉ में तो है, केस लॉ है, जजमेंट है, सर्कुलर हो सकते हैं, रूल हो सकता है। फॉर यू इन सीए इंटर वो जवाब रेलेवेंट है कि नहीं ये देख लेना। बहुत सारी बार आप पूछोगे मुझसे, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका, और साथ में ये भी कह दूंगा कि देखो मैंने जवाब तो दे दिया,
पर वो जवाब आपके लिए है ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स है इंटर में। कई बार मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, क्या मतलब है, इंटर में है ही नहीं, आपको अपने लिए नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट। सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ। द प्रॉब्लम इज कि लॉ बहुत बड़ा है, वो सारा लॉ हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो लिमिटेड है हम उतना ही पढ़ेंगे। सीए इंटर में टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, टैक्स में हमारा फोकस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ओनली टू दीज थिंग्स। एम आई ओके विथ इट? आई मीन, मैं एबल टू कम्युनिकेट? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक बार आप उसमें जाओगे तो आपको अपने आप लगेगा कि अच्छा ये इशू का क्या होगा। मेरा हमेशा यही कहना है कि उसका आंसर है पर इंटर में अपने लिए नहीं है। दैट इज माई स्टैंडर्ड आंसर, सो डोंट माइंड इट इफ आई से इट लाइक दैट, बिकॉज देर इज नो लिमिट टू दिस सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन किसी के मन में तो आ रहा होगा कि अच्छा देखो, सीए इंटर में तो अपन ने इतना इतना पढ़ लिया, 100 सेक्शन एंड ऑल, फाइनल में अपन ने 750 सेक्शन वगैरह पढ़ ली, केस लॉ 500 ही पढ़े, तो बाकी केस लॉ कब पढ़ेंगे? इनको पढ़े भी नहीं सीए हो जाएंगे, फिर क्या? ठीक है, बाकी कब पढ़ेंगे? सीए बनने के बाद। हाँ, मतलब पढ़ाई तो जीवन भर चलनी है। ऐसा मत सोचना सीए बन गए तो पढ़ाई खत्म, पढ़ाई तो फिर चालू होगी, ठीक है, फीस बेस्ड चालू होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल में क्या अंतर है। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, यू रीड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई अभी कोर्स आया ये सीए इंटर का, तो आपको क्या कोर्स पूरा पढ़ना है, सारे जो भी सेक्शंस हैं वो पढ़ना है। कुछ ठीक है, एग्जाम में ज्यादा आता होगा, कुछ कम आता होगा, पर एटलीस्ट सिलेबस तो पूरा पढ़ता है, और जितना है उतना उतना पढ़ना है। व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल, आपको ऐसा नहीं होता कि सारा एक साथ पढ़ना है। आपके पास आता है एक सिचुएशन, उस सिचुएशन पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप सीए बन गए और आपके पास एक क्लाइंट आए, वो क्लाइंट ने आपसे कहा कि सर वो हमने एक शॉपिंग मॉल को जगह दे दी है, और वो शॉपिंग मॉल वाले हमको रेंट देंगे, पैसे देंगे, उसका क्या होगा इनकम टैक्स में? उस पर टैक्स लगेगा, लगेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा? तो आप क्या करते हो कि आप पूरा इनकम टैक्स नहीं पढ़ते हो, आप पर्टिकुलर इस ट्रांजैक्शन की लाइट में इनकम टैक्स पढ़ते हो, कि अगर हम शॉपिंग मॉल को जगह देते हैं और वो जगह के लिए पैसे देते हैं, तो वो टैक्सेबल है क्या, है तो कौन से हिसाब से कैलकुलेशन होगा। यू आर प्रिसाइज उसके ऊपर, एक्ट के प्रोविजन, उसके ऊपर रूल्स, उसके ऊपर सर्कुलर, उसके ऊपर कोई केस लॉ ढूंढते हो। ये ढूंढने के टूल्स होते हैं, अब टेक्नोलॉजी है आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाता है, बट दैट इज हाउ यू डू इट। सीए वगैरह, कोई पुराने वकील के आपने ऑफिस देखी हो टीवी वगैरह पे, पीछे काली किताबें बहुत सारी रखी हुई हैं, तो उनमें ढूंढते थे पहले वकील, अब ऑनलाइन आजकल ढूंढ लेते हैं। बट दैट इज हाउ बेसिकली द रिसर्च गोस। सीए स्टूडेंट सर्च करता है, अगर मैं कहता हूं कि सीए स्टूडेंट सर्च करेगा, तो सीए प्रोफेशनल रिसर्च करेगा। तो अभी अपना सब्जेक्ट जो है वो रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है। सीए मतलब बनने के बाद टेक्निकली किसी को भी ये पूरा इनकम टैक्स नहीं आता है। आप मुझसे पूछोगे अच्छा सर आपको आता है कि ये जो आप इतना बता रहे हो, सारे सेक्शन और सर्कुलर 12,000 और ये 6 लाख केसेस, आपने बोल तो दिया, आपको आते हैं क्या? नहीं आते मुझे, जरूरत भी नहीं है। बिकॉज अगर मेरे पास कोई कंट्रोवर्सी, कोई इशू आता है, तो मैं ऐसा नहीं करता हूं कि ये सारे 6 लाख केसेस एक साथ पढ़ लेता हूं। मैं तो ढूंढता हूं कि वो 6 लाख में से एक ही केस जो मेरे लिए रेलेवेंट है, वो ढूंढता हूं। दैट इज वॉट आई ट्राई टू डू, एंड दैट इज वॉट एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू डू। वो अप्रोच अलग है, वो सीए बनने के बाद की अप्रोच। बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पूरा हॉरिजॉन क्लियर हो जाए, आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, एक्सेट्रा। अभी अपना अप्रोच रहना चाहिए कि सारे जितने अपने कोर्स में सेक्शन है वो पढ़े, के हिसाब से उनको अप्लाई करके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व कर, वो हो गया तो सीए इंटर हो गया बस।
बाकी फाइनल होने के बाद सीए बनने के बाद। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो मैंने ये बोला कि एक्ट होता है, रूल्स होता है, सर्कुलर्स होते हैं और जजमेंट होते हैं, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। और ऐसा हेडिंग आपको हर सब्जेक्ट में हो सकता है। कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, वहां पे हो सकता है आपको पूछा जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपनी लॉ। व्हाट इज द सोर्स? कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, सर्कुलर्स। सर्कुलर देने वाले वहां पे कोई और हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए हो सकता है। तो एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स एंड कोर्ट के जजमेंट्स। किसी ने जीएसटी पढ़ रहे हो, जीएसटी में पूछ लिया व्हाट इज द सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ? एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, केस लॉस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पार्टनरशिप लॉ? आधे ही पढ़ा है अभी आपने पार्टनरशिप लॉ, यू हैव स्टडीड ओनली पार्टनरशिप एक्ट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पार्टनरशिप लॉ? एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, केस लॉस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एलएलपी लॉ? एलएलपी एक्ट, एलएलपी रूल्स, सर्कुलर्स, केस लॉस। सो दैट इज द स्टैंडर्ड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी लॉ, उसका सोर्स ये चार चीजों में होता है। आपको जेन्युइनली उसकी पूरी रिसर्च करनी है तो ये चार चीजों को टटोलना पड़ता है। एक्ट में क्या लिखा है, रूल्स में क्या लिखा है, सर्कुलर इसके बारे में कोई है क्या, या कोई केस लॉ है, ये कोई भी लॉ का सोर्स होता है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा था। ऐसे इनकम टैक्स बना, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट है। नाउ विथ ऑल दिस सेड एंड डन, एक छोटी सी बात और, इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961। मतलब इनकम टैक्स कब से लग रहा है? 1961। उसके पहले नहीं लगता था क्या? पहले भी लगता होगा, उसका कोई और एक्ट होगा। मैं आपको बताता हूं, हाँ पहले भी लगता था। उसका एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो 1922 से इनकम टैक्स लग रहा है, उसके पहले नहीं लगता था क्या? उसके पहले भी लगता था, उसका भी कोई एक्ट होगा। उसका एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1884। अच्छा, 1884 से इनकम टैक्स लग रहा है, उसके पहले नहीं लगता था क्या? पहले लगता था, उसका भी कोई एक्ट होगा। उसके एक्ट आए थे, थोड़े बहुत बीच बीच में आए थे 1860 से। एक्चुअली एक दो साल आते थे, फिर खत्म हो जाते थे, फिर आते थे, ऐसे चार पांच बार हुआ। मैं आपको अब समझाता हूं कि इनकम टैक्स कब से आया। कि साहब 1860 के पहले भी लगता था क्या? मतलब 14th सेंचुरी में भी लगता था क्या? अकबर ने भी लगाया था क्या इनकम टैक्स? या और ठीक है, सूर्य और चंद्रवंशी राजा भी लगाते थे क्या? जो अपने यहाँ थे गुप्ता डायनेस्टी वगैरह, उसमें भी लगता था क्या? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। सो आई ट्राई टू एड्रेस कि इनकम टैक्स इंडिया में कब से है। इनकम टैक्स इंडिया में है 1857 के बाद से। 1857 बहुत फेमस है। क्या हुआ था 1857? द रिवॉल्ट ऑफ 1857। स्कूल में अपना ने पढ़ा होगा। 1857 में कुछ लोग, जिनको गोरे लोग कहते थे कि ये टेररिस्ट है, ये जबरदस्ती देश आजादी की बातें करते, दे आर टेररिस्ट। वो चाहते थे भारत अपना स्वराज हमको मिले, आजादी मिले। वो लोगों ने रिवॉल्ट किया, मंगल पांडे एंड यू नो ऑल ऑफ देम, है ना। तो वो जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, और रिवॉल्ट करने के बाद उससे अंग्रेजों का बहुत नुकसान हो, बहुत उनके नुकसान। अब उनकी फिलॉसफी एक ही थी, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। उनका फिलॉसफी ये थी बेसिकली कि इंडिया में जो भी हमारा नुकसान होगा, हम यूनाइटेड किंगडम से थोड़ी लाएंगे, यहीं से वसूल के उसको खर्च करेंगे। दैट इज द फिलॉसफी। आई मीन लॉजिकली ये था कि भाई पैसे इंडिया से हमको लेके जाने, इंडिया में थोड़ी इन्वेस्ट करना है।
तो इंडिया से पैसे लेके जाने की बहुत उनकी टैक्टिक्स थी। तो एक टैक्टिक ये थी कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो गया 1857 में, तो क्या करें, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। भरपाई करने के लिए टेम्पररी उन्होंने बुलाया व्यापारियों को और उनसे कहा टेम्पररी 1-2 साल के लिए आप ऐसा करो कि इनकम पे टैक्स दो। आपको ऑलरेडी जो बाकी टैक्स लगता है वो लगता ही है, इनकम पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे एक आपको टैक्स लगता है जितनी फसल उगती है उस पे टैक्स लगता है, वो कहलाता है एक्साइज। जो मैन्युफैक्चर किया आपने उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, हिंदी में लगान, लगान मूवी देखी हो आपने, तो यू हैव टू पे दैट टैक्स। तो द पॉइंट इज ऐसे ही उनका कहना था कि टेम्पररी 1-2 साल के लिए आप इनकम पे टैक्स दो। कितना? जितना कमा रहे हो उसका 110%। 100 रुपए कमाओगे तो 110 रुपए टैक्स देना है। टेम्पररी है पर ये बुरा मत मानो, 1-2 साल की बात है, हमारा नुकसान की भरपाई हो जाएगी, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो 1860 में वो एक इस तरह का टेम्पररी टैक्स लेकर आए फॉर 1 और 2 ईयर्स, फिर खत्म कर दिया। फिर एक रिवॉल्ट हो गया, फिर उनका नुकसान हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस नुकसान की भरपाई करनी है, टेम्पररी फिर टैक्स दो। तो 1863-64 में फिर वो एक टैक्स दिया है। ऐसे वो टैक्स लाते रहे, खत्म होता रहा। टैक्स का रेट 100% से ज्यादा होता था, जितना आप कमा रहे हो उसके 100% से ज्यादा टैक्स देना है। उनकी तो कोशिश यही थी कि लोगों को लूटना है, दैट वाज देयर माइंडसेट। तो वो टैक्स बहुत ज्यादा मांगते थे। आइडिया वाज कि जो भी है और पैसा लोगों से पुल कर सकें। समय होते होते 1880s आते आते उनको लगा कि अब ये जो टेम्पररी है इसको थोड़ा परमानेंट ही कर दो। हर साल हम बार बार ये पास कराना पड़ता है हमको लॉ, और टैक्स लेना पड़ता है। तो परमानेंटली इंडिया में 1884 में टैक्स लेकर आ गए। देयर सेइंग वाज कि अभी अभी बहुत रिवॉल्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे लोग, हमको टैक्स ये चाहिए। ये टैक्स 1884 1918 में, आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दे वर अबाउट टू लीव इंडिया। प्रॉमिस किया था कि हमको हेल्प कर दो तो लीव इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1918 में उन्होंने इनकम टैक्स खत्म कर दिया। और 1919 में आपको पता है फिर माइंडसेट चेंज हो गया, दे वर नॉट अबाउट टू लीव। उनका कहना था हम तो छोड़ के जाने नहीं वाले थे इंडिया, दे स्टेड इन इंडिया। एंड 1922 में दे ब्रॉट द इनकम टैक्स अगेन, नया एक्ट लेकर आ गए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922। वो एक्ट लाए, भारत को आजादी मिल गई, इनकम टैक्स बरकरार रहा। भले ही भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, इनकम टैक्स से आजाद नहीं, इनकम टैक्स बरकरार रहा। 1961 में हमने कहा हम अपना इनकम टैक्स बनाएंगे, अंग्रेजों वाला कानून क्यों चलाए। तब 50% इनकम टैक्स होता था, कम होते होते रेट 50% हो गया था। 50% वॉज द इनकम टैक्स जो 1961 इनकम टैक्स में वो लेकर आए थे। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा था 1961 में भी। धीरे धीरे करते हुए 76 में उसका रेट 50 से कम करते गए, और आज हमारे यहाँ इनकम टैक्स करीब करीब 30% लोग कहते हैं होता है इनकम टैक्स। हालांकि 30 से ज़्यादा होता है, आई डेमोन्स्ट्रेट इन अवर डिस्कशन, पर 30% के करीबन लोग कहते हैं इंडिया में इनकम टैक्स है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स का लॉ इवॉल्व हुआ। इंडिया में केवल 150 साल का इसका इतिहास है, 150 साल से पुराना नहीं है इनकम टैक्स। 1860 वॉज द ईयर जब से इनकम टैक्स भारत में आया। तो 1000-2000 साल की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स भारत में अभी ताजा रिसेंट ओरिजिन का लॉ है। और अब इनकम टैक्स इज अबाउट टू रिमेन परमानेंट। बीच बीच में ऐसी बातें चलती भी है कि इनकम टैक्स खत्म कर दो, इनकम टैक्स खत्म कर दो, इनकम टैक्स की जगह जीएसटी ले ही तो रहे हो आप इतना ज्यादा, इनकम टैक्स खत्म कर दो। कोई कहता है अच्छा वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स ले लो, बैंक से पैसा विड्रॉ करो उस पर टैक्स ले लो। आई डोंट नो आपने ये सब चीजें सुनी हो, कोई बाबा ने 10-15 साल पहले कहा था मेरे को ले आओ सरकार में, इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा, काला धन ही इतना ले आऊंगा मैं विदेश से कि 30 साल तक इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट सरकार को इससे 15-17 लाख करोड़ रुपए साल के मिलते। तो ऑब्वियसली टू माय अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स इज नॉट अबाउट टू गो।
और हमारी दाल रोटी भी मतलब इस पे चलती है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। इनकम टैक्स इज डेफिनेटली देयर, इनकम टैक्स है और रहेगा, बिल्कुल खत्म नहीं। तो दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द बैकग्राउंड। अब मैंने आपको ये बता दिया कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, इनकम टैक्स का लॉ कैसे बना, ठीक है, किन सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, और इनकम टैक्स के लॉ का सोर्स क्या है, और इनकम टैक्स के लॉ का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, ये बता दिया इन इंडिया। अब ये सब बताने के बाद मुझे दो चीजें और बतानी है बेसिकली। एक बताना है दैट इज द प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। I said income taxes or direct taxes are progressive and indirect taxes are regressive. So एक तो मुझे ये बताना है what is progressive and regressive system of taxation, और मुझे एक ये बताना है मैंने एक शब्द यूज किया था इक्विटी, कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। तो मुझे थोड़ा इक्विटी से संबंधित कुछ बातें करनी है। आई हैव टू एलोबरेट द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। उसमें कभी आपने सुना हो वर्टिकल इक्विटी एक कुछ होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वो बताना। ये बता दिया, उसके बाद फाइनली वी विल बी स्टार्टिंग विद द इनकम टैक्स एक्ट। एक चीज मैं और डिस्कस कर लेता हूं आपसे, पूछ लेता हूं रादर, वो ये है कि देखिए मैंने आपको ये बताया कि पहले होता था कॉमन लॉ सिस्टम और अब होता है रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। कानून होता है, सेक्शन होते हैं, सेक्शन में वर्ड्स होते हैं और सारी चीज उस पर चलती है। तो अब मेरा ये कहना है कि कोडिफाइड सिस्टम बेहतर है ओरल कॉमन सेंस वाला। वो कल मैंने सारा बताया था कि राजा के मन में जो भी आ जाता था वो कर लेते थे। तो अपेरेंटली कोडिफाइड सिस्टम इज अ बेटर सिस्टम। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद कोडिफाइड सिस्टम। एनीबडी इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड कि कोडिफाइड सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती है, इफ यू कैन इमेजिन, कोडिफाइड सिस्टम फुल प्रूफ तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी कोडिफाइड सिस्टम में। कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ लिख दिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको लगता है कि हाँ जी यू हैव एन आंसर, कोडिफाइड सिस्टम में ये प्रॉब्लम। एवरी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके एक में लिख देता हूं, एवरी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, या अंग्रेजी भाषा में लिखा है तो जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो नहीं समझ सकते। क्या कहना चाह रहे हो आप? कोडिफाइड है, टेक्निकल है भाषा, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, एवरी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। एंड somebody said that it is rigid, so it is rigid, ठीक है। ऑनलाइन ऑल्सो somebody said that it is rigid। रिजिड मतलब बहुत हार्ड है, मतलब एकदम, एक्चुअली क्या है कि बस यही सही है, ठीक है। मेरा कहना है, मेरी बात तो सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। उनने कहा नहीं, कानून में लिखा है ऐसे ही होगा, आपने मर्डर किया फांसी होगी। मेरा कहना है मेरी बात समझो, मैं क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों किया मैंने। जैसे नहीं, मर्डर मतलब फांसी, सो इट्स रिजिड। दैट इज आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू पुट अप, कि लॉ जो कहता है बस ऐसे ही होगा। हमारा कहना है सब थोड़ा हमारी सर्कमस्टेंसेस देखो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा आई थिंक व्हाट आई कुड मेक आउट ऑफ इट इज दिस, लॉ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। किसी को समझना है तो वन हैज टू गो थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीए इंटर करो पहले, उसमें टैक्स मतलब फाउंडेशन करो पहले, फिर इंटर में टैक्स पढ़ो, फाइनल में टैक्स पढ़ो, फिर भी पढ़ना चालू ही होगा, मैं तो कह रहा हूँ। उसके बाद और रिसर्च करो, फिर जाके अपन वो बात को समझ पढ़ पाएंगे। सो दैट इज इट। और कोई क्या है? हाँ, एक मर्डर करो या 10 मर्डर करो, फांसी तो एक ही बार दे पाएंगे, ठीक है। तो कई बार लॉ इलॉजिकल हो जाता है कि साहब मतलब मैंने तो कम गुनाह किया था, मेरे को ज्यादा सजा हो रही है। एक गुनाह कर, बल्कि मैं उल्टा बताता हूँ, एक व्यक्ति का कहना है सर मैं एक मर्डर करूंगा तो मैं आई एम अ मर्डरर और फांसी की सजा होगी।
और मैं बंदूक लेके निकल जाऊंगा और सबको उड़ा दूंगा। होटल में घुसा मैंने 500 लोग थे, सबको उड़ा दिया। आई एम अ टेररिस्ट, आई हैव अ राइट टू सरेंडर एंड से कि साहब मेरा किसी ने ब्रेन वॉश किया था, मेरे को माफ कर दिया जाए और अब तो मैं साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। आई होप आई एम सेइंग लीगल बात कर रहा हूं मैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। मैं तो डेकोइट हूं, मैं तो टेररिस्ट हूं, अब तो मैं सरेंडर करके साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। सो यस, लॉ कई बार इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है। तब अपने को अपेरेंट ही लग रहा है ये तो गलत है, इसको तो चौराहे पे मार देना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है। पर लॉ उसके लिए, इनफैक्ट लॉ कम्स टू हिज रेस्क्यू कि साहब उसने जानबूझ के नहीं किया, उसको अंडर सम इन्फ्लुएंस उसने ऐसा किया है। तो कई बार लॉ इज इलॉजिकल, इरेशनल, अनजस्ट। ऐसे शब्द मैं यूज कर रहा हूं ताकि कोई वो शब्द शायद आपको क्लिक करे। इट इज अनजस्ट। लॉ है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, हर चीज तो लिख पाना संभव नहीं है, तो लॉ में कुछ लूप होल्स होते हैं। ठीक है, सो यू एक्चुअली कम अक्रॉस द लॉ दिस वे। ये सब चीजें आपने बताई। मैं एक्चुअली इस चीज को एक जस्ट टू क्लोज माय डिस्कशन मैं समराइज कर देता हूं कि मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, एक उसका प्रॉब्लम इसी बातों में से मैं निकाल रहा हूं, एक प्रॉब्लम है और वो है प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस। जैसा आपने बताया ना कि वो एक मर्डर करने पे भी फांसी हो जाती है और 100 मर्डर करके आदमी कह देता है मैं तो साहब सरेंडर करके साधारण जीवन जीना चाहता हूं। कई बार लॉ इज अनजस्ट, दैट इज वन प्रॉब्लम। हमको लगता है कि साहब ये तो अन्याय हो गया, ये तो ऐसा तो अन्याय हो गया। मेरा ये कहना है कानून क्योंकि कोडिफाइड सिस्टम है, ये इसकी प्रॉब्लम है और इसलिए हमको इसी के साथ जीना है। कभी आपको कानून में ऐसा लगे कि साहब ये तो अन्याय हो गया, तो मेरा यही कहना है कि यही न्याय है। 100 मर्डर करने वाले को अगर सजा नहीं हो तो मेरा कहना है यही न्याय है, बिकॉज ये कोडिफाइड सिस्टम है, जो लिखा है वही न्याय है, वही सही है। आपके मन में होगा कि ये गलत है, पर लॉ लिखने वालों ने जो लिख दिया वही सही है। दैट इज द थिंग। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। कानून को पढ़ना, समझना और सही समझना बहुत मुश्किल है। टैक्स पेयर कानून को समझता है अपने हिसाब से, सब मेरे को कम टैक्स लगे उस हिसाब से मैं पढ़ता हूं। ठीक है, वो स्कूल में पता नहीं या व्हाट्सएप पे आपने कभी ऐसा पढ़ा हो, किसी ने लिखा था रुक मत जा। अब ये सेंटेंस को दो तरीके से पढ़ा जाता है। इट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रीड इट, वेयर यू पुट अ पंचुएशन। ठीक है, रुक मत जा एंड रुक मत, अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब दो एक एक पंचुएशन से। तो लॉ जब लिखा गया तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा, पर जब उसको लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला अपने हिसाब से उसको पढ़ता है। अब क्या होता है कि मैंने उसको पढ़ा रुक मत जा, ऐसा पढ़ लिया। लॉ लिखने वाले ने लिखा था रुक मत जा, तो मैंने तो बोला नहीं साहब, इनकम टैक्स का मान लो कोई एग्जामिशन है, तो मैंने तो कह दिया मैं तो एग्जाम्प्ट हूं। इनकम टैक्स वाले उसको उल्टा पढ़ेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं काय का एग्जाम्पशन है, तुमको तो टैक्स लगेगा। फिर हम दोनों में होगा झगड़ा, हम जाएंगे कोर्ट में। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉ क्लियर नहीं है, लॉ में इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। टैक्स पेयर अलग समझता है, टैक्स कलेक्टर अलग समझता है, दोनों में झगड़ा होता है, बहुत सारा लिटिगेशन होता है, कोर्ट में जाता है। क्यों 6 लाख केसेस हुए? इसीलिए हुए ना, क्योंकि टैक्स पेयर ने अलग समझा, टैक्स कलेक्टर ने अलग समझा, झगड़ा हुआ। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद अ कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। इट लीड्स टू लॉट ऑफ लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स होते हैं लॉ के भाषांतरण पे, लॉ के इंटरप्रिटेशन पे। दैट इज अ प्रॉब्लम विद टैक्स। और इसीलिए लूप होल्स रह जाते हैं, क्योंकि वो जो बोलना चाहते थे वो कई बार कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, तो लॉ में लूप होल्स रह जाते हैं, कमियां रह जाती है। दैट इज इट। So thank you very much right now. We are ending up the batch right now with this. Thanks a lot.